3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पूरे सावन में तरसाने के बाद भादवा में बरसे बादल। गणेश चतुर्थी पर सुबह से शुरू हुई बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, वहीं दोपहर बाद उमस ने छुड़ाए पसीने। पूरे सावन मास में मानसून के दौरान बारिश के लिए तरसाते बादल आखिर भादवा मास में गणेश चतुर्थी पर मेहरबान हुए और शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक रुक रुक कर चलता रहा। बारिश से जहां लोगों को कुछ देर ही सही सुहाना मौसम देखने को मिला, वहीं दोपहर बाद उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। शुक्रवार सुबह से हुई बारिश से निचली बस्तियां जलमग्न हो गई। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी जा घुसा तो गलियों में पानी भरा होने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमूमन हर बरसात में जल भराव की समस्या से त्रस्त लोगों को कभी भी राहत नहीं मिल पाती है और लोग अपने स्तर पर ही पानी निकालने का जुगाड़ करते दिखे। वहीं ग्रामीण इलाकों में बरसात का पानी अमृत के समान फसलों को जीवन देने वाला साबित हो रहा है। लोगों ने बताया कि इस बार मानसून मेहरबान नहीं हुआ, जिससे सूखे के हालात बन गए हैं और औसत से भी कम बारिश होने की वजह से सूखे के हालात बनते जा रहे हैं। यदि अभी भी बरसात नहीं बरसी तो आगामी दिनों में परेशानी उठानी पड़ेगी। अभी भादवा मास का आधा महीना बाकी है। यदि अभी बरसात नहीं हुई तो कई तरह की परेशानियां और महंगाई भी बढ़ेगी। राहत तो बहुत मिली, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मौसम विभाग ने वैसे तो चेतावनी बहुत दे रखी है कि बारिश के लिए, बाकी इस हिसाब से बारिश हुई है, बहुत बढ़िया है। मौसम में भी बड़ी वो हुई है। खेती बाड़ी के लिए वैसे तो फायदा बहुत ज़्यादा है, बाकी यही है 15 दिन पहले आ जाती तो बहुत ज़्यादा फायदा होता। बाकी राहत तो बहुत ज़्यादा मिली है। मौसम में तो ठंडक आएगी, क्यों नहीं आएगी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर के बीचों बीच ग्रीन एरिया विकसित। अजमेर के किले के सौंदर्यीकरण एवं रिनोवेशन से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुक्रवार को अजमेर के किले में वृक्षारोपण किया गया। जिला कलेक्टर एवं अजमेर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने कहा कि शहर के बीचों बीच प्लांटेशन कर ग्रीन एरिया विकसित किया जा रहा है। पेड़ हमें जीवनदायिनी प्राणवायु देते हैं। चारों ओर हरियाली होने से आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यहां पर पार्किंग बनने के बाद मुख्य बाजारों में जाम से निजात मिलेगी और आवागमन सुगम होगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां पर बनने वाले दोपहिया पार्किंग में 500 वाहन पार्क किए जा सकेंगे। नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर के किले का सौंदर्यीकरण और रिनोवेशन किया गया है, जिससे किले की सुंदरता देखते ही बन रही है। आने वाले समय में यह स्थान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। स्थानीय पार्षद अशोक मुदगल ने कहा कि मुख्य बाजार में पार्किंग की सौगात मिलने जा रही है। अजमेर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता ने कहा कि मुख्य बाजार में लंबे समय से पार्किंग की मांग थी, जो पूरी होने जा रही है। यहां पर दोपहिया वाहन पार्किंग स्थल बनने से नया बाजार और आगरा गेट के लिए वरदान साबित होगा। अजमेर सर्राफा संघ के अध्यक्ष अशोक बिंदल ने स्मार्ट सिटी कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि शहर के विकास के लिए संघ का सदैव योगदान प्रशासन के साथ रहेगा। अजमेर के किले में 50 वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया गया। सभी अधिकारियों के नाम से वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन, जिला कलेक्टर एवं अजमेर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित, नगर निगम आयुक्त एवं अजमेर स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर खुशहाल यादव, एडीए आयुक्त अक्षय गोदारा, एडीए सचिव किशोर कुमार, अजमेर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता, अजमेर सर्राफा संघ के अध्यक्ष अशोक बिंदल, नया बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष दिनेश बिंदल, अजमेर शहर व्यापार महासंघ के प्रवक्ता कमल गंगवाल सहित अन्य व्यापारियों ने वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान 5 वर्षीय अंशु शर्मा ने अशोक का वृक्ष लगाया। नया बाज़ार एरिया में किले के पास में जो पहले पुराना पशु चिकित्सालय होता था, जो अब
शास्त्री नगर में शिफ्ट हो गया। तो इस जगह पर एक तो पार्किंग और यहाँ लैंडस्केपिंग जो डेवलप की जा रही है, इसमें आज प्लांटेशन का प्रोग्राम है। ये जगह भी टूरिस्ट के लिए किले के साथ साथ एक अच्छा अट्रैक्शन बना है। यहाँ पर हरियाली और प्लांटेशन और लैंडस्केपिंग की जा रही है और साथ में एक बहुत ही बड़ी पार्किंग विकसित की जा रही है। हाई सिक्योरिटी जेल में सजायाफ्ता हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ पपला गुजर की तबीयत बिगड़ी। त्रिचक्रीय सुरक्षा घेरे में हाई सिक्योरिटी जेल से लाया गया जवाहरलाल नेहरू अस्पताल। हाई सिक्योरिटी जेल में सजायाफ्ता हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ पपला गुजर को आज स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर पुलिस की त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच सुरक्षा जवान जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज कराकर वापस से भारी सुरक्षा के बीच उसे पुलिस वैन में बिठाकर हाई सिक्योरिटी जेल ले जाया गया। हाई सिक्योरिटी जेल से अस्पताल लाने के दौरान सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान और थाने का जाब्ता भी अस्पताल में मौजूद रहा। भारी पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को देखकर अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। क्या बीमारी बताइए? हार्डकोर जेल से अपराधी विक्रम उर्फ पपला को इलाज हेतु लेके आए थे, जिसका संबंधित डॉक्टर साहब से इसका इलाज कराया गया, टेस्ट कराए गए और उनको वापस हार्डकोर जेल भेजा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर आया था। सुरक्षा जो इनके नॉर्म्स लागू हैं उस हिसाब से सुरक्षा रखी है, क्योंकि पूर्व में इस तरह की हरकत कर चुका है। सर क्या बीमारी क्या बताई थी इसने जो इसको लेकर आए थे? क्या बीमारी संबंधित डॉक्टर जेल से यहाँ उपस्थित आए हैं, उन्हीं की जानकारी में है। नौकरी लगाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए हड़पने का मामला दर्ज। न्यायालय से मिले इस्तिगासे पर आदर्शनगर थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। 9 सितंबर गुरुवार को आदर्शनगर थाने में जरिए डाक एक इस्तिगासा थाने को प्राप्त हुआ, जिसमें परिवादी जितेंद्र कुमार द्वारा मनीष गहलोत नामक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। 9 सितंबर को दायर मुकदमे की जानकारी देते हुए आदर्शनगर थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैया लाल ने बताया कि परिवादी जितेंद्र कुमार को मनीष गहलोत ने बैंक का चीफ मैनेजर बताकर नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर 2.5 लाख रुपए हड़प लिए। इसके बाद ना तो नौकरी लगाई गई और ना ही पैसे लौटाए, जिस पर आईपीसी की धारा 417, 419, 420, 471 में आरोप पंजीकृत कर प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है। कल दिनांक 9/9/2021 को जरिए डाके एक इस्तिगासा प्राप्त हुआ। परिवादी जिसमें परिवादी श्री जितेंद्र कुमार है प्राप्त हुआ, जिसने आरोप लगाया कि श्री मनीष गहलोत जो अपने आप को बैंक के चीफ मैनेजर बताते हुए ये बताया कि मैं बैंक में नौकरी लगा दूंगा, मेरे को इतने पैसे दिए, और बैंक में नौकरी लगाने के बहाने मेरे से 2.5 लाख रुपए ले लिए। नहीं तो उसने बैंक में नौकरी नहीं लगाई और न मेरे पैसे वापस दिए। इस संबंध में परिवार प्राप्त हुआ था। प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। धारा 417, 419, 420, 400 से 467, 471 में प्रकरण पंजीकृत किया गया है। सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में संचालित स्टेट ओपन कक्षाओं का हुआ समापन। 24 अगस्त से 10 सितंबर तक संचालित कक्षाओं में नैतिक शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण का दिया प्रशिक्षण। घर परिवार की व्यस्तता के चलते कई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार ने स्टेट ओपन कक्षाओं का एक बेहतर माध्यम उपलब्ध कराया है, जिसके जरिए कई विद्यार्थी कोरोना काल में भी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हुए हैं। स्टेट ओपन कक्षाओं का आयोजन कुछ दिनों से सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में किया जा रहा था, जहां विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी समस्याओं का समाधान कर उन्हें कोर्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। 24 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित स्टेट ओपन कक्षाओं का समापन शुक्रवार को हो गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा किया। छात्राओं ने मांग की कि स्टेट ओपन कक्षाओं का समय पर्याप्त नहीं है, सरकार को कम से कम 1 माह के लिए ऐसी कक्षाएं लगानी चाहिए। जी सर, मतलब स्टेट ओपन से बहुत ज्ञान मिलता है पढ़ाई में, और यहाँ आके अच्छा लगा पढ़ने में, और सबने अच्छा व्यवहार करा। जी हाँ सर, हम घर की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। घर के लिए और बच्चों के लिए, अपने पैरों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं हम, और आगे बढ़ के कुछ करना, नाम करना चाहते हैं हम। बढ़नी चाहिए आगे, और सबको पढ़ने में होना चाहिए, सब विद्यार्थी को।
शिक्षकों ने बताया कि यहाँ पर विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा के साथ जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। विद्यार्थियों को यहाँ कक्षाओं में उपस्थिति दर्ज करवाने पर अंकों का भी लाभ मिलेगा। बड़ी संख्या में 10वीं और 12वीं कक्षा में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। स्टेट ओपन के विद्यार्थियों का 10 दिन से कैंप चल रहा था और वो कैंप इनका 10% मार्क्स आते हैं, अटेंडेंस, अनुशासन, और इनको गाइड किया जाता है कि फाइल वगैरह कैसे बनानी है, किस तरह से एग्जाम देने हैं। और आज उसकी क्लोजिंग हुई, समापन समारोह हुआ। अब इनके 30 तारीख से एग्जाम है और करीब 28 तारीख तक इनके एडमिशन कार्ड आ जाएंगे। तो बच्चों को आज बता दिया गया है कि आप सब 28 तारीख को एडमिशन कार्ड लेकर जाएं और एग्जाम की तैयारी। हाँ, पिछली बार से कैंप में काफ़ी अच्छी उपस्थिति रही बच्चों की। 12वीं की छात्रा ने कहा कि वे अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ बनने का सपना रखे हुए है, इसलिए घर परिवार की व्यस्तता के बीच पढ़ाई कर रही है। नहीं सर, हमारे लिए बेहतर था और हमारे को अच्छे से पढ़ाई कराई गई। हमारे सर ने अच्छी पढ़ाई थी और हम क्लासों में आने के बाद अच्छा भी लगा, हमें कुछ समझ में भी आया। सर हम चाहते हैं कि हम अच्छे से नंबर पास हो जाए, सर हम पास भी हो जाएंगे, हमारी उम्मीद है। लेकिन जो पढ़ाया गया ना हमारे को वो सब समझ में भी आ रहा था कि मैडम किस तरीके से पढ़ा रही है। एग्जाम कल भी हुए थे हमारे, सारी क्लासें अटेंड करी सर, बढ़नी चाहिए सर। हमारे भी तो अच्छा लगा हमको यहाँ पे आने के बाद, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। हमारे को समझ में नहीं आता वो चीज़ भी समझने को मिली, बाकी हम घर पे नहीं पढ़ाई कर पा रहे थे, वो यहाँ पे पढ़ पाए हम। आगामी दिनों में 30 सितंबर से इन विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं। इससे पूर्व 27-28 सितंबर के करीब सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इस बार विद्यार्थियों की संख्या भी ज्यादा नजर आ रही है। वो 24 तारीख से चल रही है और आज उसका समापन है। यहाँ जो बच्चे आते हैं वो सारे कोई मुख्य धारा से हटे हुए हो जाते हैं, शिक्षा के मुख्य धारा से, और वापस वो जुड़ते हैं। और पिछले साल बच्चों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे, एक बच्ची को बहुत अच्छा पुरस्कार भी मिला 11,000 रुपये। और यहाँ जो बच्चे आते हैं मैं उनको भारतीय संस्कृति पढ़ाता हूँ और उसमें मैंने देखा पिछले साल बिफोर लास्ट ईयर जो बच्चे आए थे उसमें एक बच्ची को 30,000 रुपये मिले थे रास्ते में, और उस एक माई रो रही थी उसके थे, उसने उसको दे दिया और फिर आकर के कक्षा में भी बताया था। तो यहाँ आकर के बहुत सारे बच्चों के जो चरित्र है उनमें परिवर्तन आया है और शिक्षा का महत्व बच्चों समाज में पहुंच रहा है। समाज में जोड़ने का कार्य शिक्षा करती है, इसलिए ये ओपन बोर्ड जो है बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों का इसमें बहुत सारा भविष्य बनता है। एक बच्चे को अभी रिसेंटली सर बता रहे थे कि आर्मी में उसका सिलेक्शन हुआ है, वो देश की रक्षा के लिए जाएगा। तो और ये कक्षाओं का जो समय है वो हमें पर्याप्त तो नहीं मिलता है, इसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम 1 महीने तक होना चाहिए, ऐसा बच्चों की मांग है। घर घर विराजे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश। घरों व मंदिरों में हुई विशेष पूजा अर्चना। कोरोना गाइडलाइन के चलते नहीं लगाए गए पांडाल। भटवाय गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं ने मनाया गणेश जी को। भगवान श्री गणेश सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाने वाले शुभ के देवता हैं। शुक्रवार को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी पर घर घर में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्थापना कर 10 दिनों के लिए विराजित किया गया, जहां सुबह और शाम उनकी नित्य आराधना और पूजा अर्चना की जाएगी। पुष्कर स्थित प्रसिद्ध भटवाय गणेश मंदिर में स्थानीय ही नहीं बल्कि देश के अनेक हिस्सों से गणपति भक्त भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना और दर्शन के लिए मंदिर में पधारे। मंदिर के पुजारी पंडित कुंज बिहारी शर्मा ने बताया कि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से पूरे देश और दुनिया से कोरोना महामारी को पूरी तरह से खत्म करने की आज के दिन प्रार्थना की गई है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से भगवान श्री गणेश का चतुर्थी पर्व और गणेश उत्सव इतनी धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा जितना कि कोरोना से पहले मनाया जाता था। इससे श्रद्धालुओं में थोड़ी निराशा है, लेकिन फिर भी भक्त दूर दराज से आकर गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान श्री गणेश के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जय लंबोदर राजा समिति द्वारा भगवान लंबोदर राजा की स्थापना की गई। एक सीमित से पंडाल में सिर्फ समिति पदाधिकारियों उनके परिवारजनों के लिए ही कार्यक्रम में आने की अनुमति है। समिति के सदस्य प्रवीण सोनगरा ने बताया कि लंबोदर राजा में सभी भक्तों की काफ़ी आस्था है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना के चलते बड़ा आयोजन नहीं हो पा रहा। फिर भी समिति ने भक्तों के लिए फेसबुक पर लाइव आरती के दर्शन कराने की व्यवस्था की है, जो प्रातः 7:30 बजे फेसबुक पर लंबोदर राजा समिति के फेसबुक अकाउंट पर देखी जा सकती है।
जय लंबोदर राजा की। मैं लंबोदर राजा समिति अजमेर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार 2021 लंबोदर राजा आपके सामने विराजमान है। हमने इस बार भी कोविड नियमों की पालना करते हुए सभी व्यवस्था करी है और संगठन में जितने सदस्य हैं केवल उनके निहित ही हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें हमने लंबोदर राजा ये हमारे हैं आपके सामने, इनकी आज स्थापना करी है। गणेश चतुर्थी है आज और कोविड नियमों का पालन करते हुए हमने भीड़ को ना बुलाते हुए केवल समिति सदस्यों को, परिवारजन को बुलाया है और हमने सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की है। आप देख सकते हैं हमारी सारी व्यवस्था हुई भी है यहाँ पे कि एक बार एक समय में 15 से 20 लोग से ज़्यादा हम यहाँ नहीं रहते हैं। आरती के पश्चात दर्शन हेतु दर्शनार्थी आते हैं, वो आरती करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप सभी को बताते हुए हर्ष होगा कि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, हमें उसका भी दुख होता है कि हम सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। कोविड आप देख सकते हैं, भीड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती है और राज्य सरकार की तरफ से भी हमें आदेश आ रखे हैं कि हमें ज़्यादा बड़े लेवल पे कार्यक्रम नहीं करना है। इस बार इसीलिए हमने फेसबुक के लाइव के माध्यम से हम दर्शन करवाते हैं भगवान को। सभी को, माताएं बहनें जो यहाँ नहीं आ पाती है, बुजुर्ग आदमी, वो सब फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। लंबोदर राजा समिति अजमेर के नाम से हमारा पेज है, उसको लाइक करिए और रोज़ शाम 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे लाइव आरती के दर्शन करें। अजमेर डेयरी के नए आधुनिक ऑटोमेटिक प्लांट की प्रथम वर्षगांठ। संघ कार्मिकों, दुग्ध उत्पादक और उपभोक्ताओं में खुशी की लहर। अजमेर डेयरी का दूध महाराष्ट्र और बिहार भी पहुंचा। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के नए आधुनिक ऑटोमेटिक प्लांट की पहली वर्षगांठ पर अजमेर संघ के कार्मिकों, दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि अजमेर डेयरी का प्लांट जब से शुरू हुआ, कोरोना महामारी की छाया के चलते अजमेर डेयरी पर करोड़ों रुपए का भार चढ़ गया, जिसकी वजह से दूध और दूध से बने उत्पादों का बाजार बिल्कुल ठप होने के बाद दुग्ध उत्पादकों के 8 सप्ताह के पेमेंट दे हो गए, जो कि मार्च 2021 तक भुगतान कर दिए गए। लेकिन अप्रैल 2021 में दोबारा से कोरोना की दूसरी लहर आ गई, जिसके चलते दुग्ध उत्पादकों के अब तक 8 सप्ताह का पेमेंट दे हो गया। गत 1 माह से बाजार सामान्य होने लगा है। इसके बाद पशुपालकों के 20 जून तक का भुगतान कर दिया गया और आने वाली 15 सितंबर को 30 जून तक का भी भुगतान कर दिया जाएगा। अगर इसी तरह से सामान्य क्रम चलता रहा तो दीपावली तक समस्त भुगतान कर दिए जाएंगे। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि डेयरी प्रबंधन के अथक प्रयासों से महाराष्ट्र में दूध का नया बाजार तलाशा गया और आज की तारीख में लगभग 70,000 लीटर प्रतिदिन दूध कोल्हापुर सहकारी दुग्ध संघ को भेजा जा रहा है। वहीं बिहार कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन भी 30,000 लीटर प्रतिदिन दूध मांग रही है, जिसका अनुबंध अंतिम चरण में है। के दिन जो है नया प्लांट 320 करोड़ का प्रारंभ ट्रायल उसकी शुरू की थी, वो चालू हुआ और वर्ष भर में उसने कितने नए आयाम स्थापित किए हैं। उसमें जो प्रमुख बातें मैंने आपसे बताई थी पहले, इस संबंध में हम भारत सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे 3-4 बिंदु जो महत्वपूर्ण है उसके ऊपर ध्यान दें। भारत सरकार कृषि के सभी उत्पाद के ऊपर समर्थन मूल्य देती है, पर पशुपालकों के बेचारे गरीब दूध के ऊपर वो कभी सोचती नहीं, जो कि इनकी कृषि की टोटल रेवेन्यू में इसका बहुत बड़ा योगदान है दूध उत्पादन क्षेत्र का। और भारत दुनिया में पहला नंबर है, बिना इनका कोई ज़्यादा समर्थन मूल्य दिए भी जो पहले नंबर पे चल रहा है उत्पादन में। तो आने वाले टाइम में मांग करें कि दूध का जो है समर्थन मूल्य देवे। एक गब्बर सिंह टैक्स लगाया दूध के उत्पाद पे, उसे हटाया जाए, उससे बहुत व्यापार में ज़बरदस्त कमी है। और तीसरा, उन्होंने जो है बैंकों के माध्यम से जो हम भुगतान करते हैं समितियों को, उस पर 0.1% जो है 50 लाख का टर्नओवर होते ही 0.1% टैक्स लेते हैं, उसे जो है समाप्त करें। और उन्होंने पैन कार्ड जिस समिति के सचिव के पास नहीं है उससे 5% टैक्स ले रहे हैं, तो उसको आउट किया जाए। इसी प्रकार जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा जो 4-5 है उनको याद दिला रहे हैं, उनके मंत्रियों को, उनकी सरकार को पत्र भेज रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि साहब मैं FMD मुक्त, पशुओं में FMD मुक्त जो है ये रोग खत्म कर दूंगा भारत में। वो अभी नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ कोई खास।
इसी प्रकार उन्होंने कहा सेग्रीगेटेड सीमेंट शुरू करूंगा, टैगिंग वाला काम करूंगा, पशुओं का बीमा कराऊंगा ऐसे, और फिर पशुपालक क्रेडिट कार्ड दूंगा। पशुपालक क्रेडिट कार्ड अभी वो 2 साल से घोषणा वित्त मंत्री की चल रही है, बने नहीं पशुपालन क्रेडिट कार्ड। तो ये मांगे उनसे हम कर रहे हैं कि भाई आप ये मांगे हमारी पूरी करो। इसके अतिरिक्त जो NCDC से हमारा 6 करोड़ रुपए के लगभग जो अनुदान बाकी है वो दिलवाए तो पशुपालकों का 1 सप्ताह का पेमेंट हो सकता है। और उस पर दुख की बात है, नहीं मिलने तो कोई बात नहीं, उस पर 11.5% हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो 6.5 करोड़ देंगे तो वो भुगतान में कमी आएगी उनको जो दें। वैसे उनका लोन केवल 164 करोड़ का ही ऋण मिला इस 320 करोड़ के प्लांट में। बाकी सब अजमेर जिले के किसानों ने अपने स्तर पर इसमें मतलब जो है इन्वेस्टमेंट किया। तो 164 करोड़ में से हमने 49.20 करोड़ 3 किस्तें 16 करोड़ 40 लाख की चुका दी, 16 करोड़ की, और 48 करोड़ उस पर ब्याज चुका दिए 4 साल में। NCDC हमारी किस्त बची हुई दे दे तो उनको बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार हमारा जो है कोरोना महामारी आने के कारण हमारा प्लांट का जो 1 साल बहुत संघर्ष का कार्यकाल था। पहले कोरोना होने से 8 पेमेंट हम पीछे हो गए थे, क्योंकि 2-3 महीने तक बाजार में बिक्री टोटल व्यापार बंद हो गया। इसी प्रकार इस कोरोना में भी 8 पेमेंट अभी ड्यू हो गए थे, अब 7 है आज की तारीख में, परंतु हम दीपावली तक सारा पेमेंट पशुपालकों को कर देंगे। इस हेतु हमने जो है महाराष्ट्र में और दूसरी जगह भी जो दूध का व्यापार चालू किया है, मैं MD साहब से कहूँगा कि वो इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताएं कि नया प्लांट लगने से वो आप कह रहे थे ना कि हम सांकेतिक हड़ताल भी करेंगे, वो क्या? हाँ, ये यदि सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम सोच रहे हैं 14 नवंबर 2 अक्टूबर कोई ऐतिहासिक दिन भारतवर्ष का सोचेंगे, और या 26 जनवरी को तो अच्छा नहीं लगता, 15 अगस्त को बीच में एक दिन हम जो है दिल्ली में जो है वहाँ जा करके सांकेतिक 2 घंटे 4 घंटे पूरे देश के किसानों को बुलाएंगे, पशुपालकों को, और उसका ध्यान आकर्षित करेंगे। एक दिन का टोकन सांकेतिक हड़ताल करेंगे। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि बकाया सब्सिडी के शीघ्र भुगतान के लिए अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भेजा गया है। वहीं देश के दुग्ध उत्पादकों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति और समाधान की मांग के लिए केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन एवं पशुपालन व डेयरी मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाला को भी ज्ञापन भेजा गया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देते हुए समाधान करेगी, अन्यथा 2 अक्टूबर को दिल्ली में महात्मा गांधी जी के सामने धरना दिया जाएगा। साथियों, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है तो पिछले साल गणेश चतुर्थी के अवसर पर ही हमने हमारे नवनिर्मित ऑटोमेटिक प्लांट का शुभारंभ किया था। आज अवसर है ये देखने का कि पिछले 1 साल में हमने नए प्लांट से क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की। इस क्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस नए प्लांट का जिस उद्देश्य के साथ गठन किया गया था, वो उद्देश्य जितने भी उत्पाद इस नए प्लांट से शुरू होने थे, उनका हमने संपूर्ण रूप से उत्पादन शुरू कर दिया। इस क्रम में मैं आपको बताता हूँ कि हमने 1 वर्ष के अंदर लगभग 600 मैट्रिक टन वाइट बटर का उत्पादन किया है, 17 टन टेबल बटर का उत्पादन किया है, 24,000 लीटर हमने फ्लेवर मिल्क का उत्पादन किया है। और इन सब के माध्यम से न केवल हमने हमारे यहाँ पे मिल्क पाउडर का उत्पादन किया, बल्कि हमारी जो सिस्टर कंसर्न और मिल्क यूनियन है, उनके वहाँ से आने वाला जो दूध है उसको भी पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके लगभग 8 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हमसे अर्जित करी हुई है। इस तरह से जो नया प्लांट है, ये आने वाले समय में अजमेर ज़िले के जो दूध उत्पादक हैं, दूध उपभोक्ता हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अजमेर जिला दूध संघ आने वाले समय में ये लक्ष्य लेके चल रहा है अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार कि संपूर्ण ग्राम पंचायत हम कवर करेंगे जहाँ डेयरी का नेटवर्क होगा, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ की स्थापना की जाएगी। ये हमें राज्य सरकार
RCDF, इन सब के माध्यम से भी हमें लक्ष्य निर्धारित हुए हुए हैं। हमें 350 बूथ आवंटन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, उसमें से हमने 246 बूथ ऑलरेडी अलॉट कर दिए हैं। अब आप सबके माध्यम से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करें कि जिन हमारे ग्रामीण भाइयों को डेयरी बूथ की आवश्यकता हो वो अपने संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव महोदय या सरपंच साहब से संपर्क करें, उनसे स्वीकृति लेकर के डेयरी में आवें। डेयरी उन्हें तुरंत ही ये बूथ का आवंटन करेगी, जिससे न केवल उनको रोजगार का अवसर पैदा होगा बल्कि किसान भाई जो दूध देते हैं अजमेर डेयरी के अंदर, उनके जो उत्पाद बनते हैं उनका मार्केट भी हमें इजीली अवेलेबल है। स्कूटर पर जा रहे युवक का मोबाइल लूटने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। कृष्णगंज थाना पुलिस ने जवाहर जादूगर निवासी नीरज उर्फ छोटा को किया गिरफ्तार। 27 अगस्त को परिवादी रामभजन कुशवाहा ने कृष्णगंज थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि वह बस स्टैंड से शांतिपुरा की ओर आ रहा था, तभी चौपाटी के नज़दीक एक लड़का हेलमेट लगाए हुए एक्टिवा स्कूटर पर आया और पीछे से हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गया। इस मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस ने 470/21 धारा 356 के तहत आरोप पंजीकृत कर आरोपी की तलाश शुरू की। कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत और CO नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में टीम का गठन किया गया, जिसने बड़े प्रयासों से जवाहर जादूगर सेंट थॉमस स्कूल के पास थाना अलवरगेट के अंतर्गत रहने वाले नीरज उर्फ छोटा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराया गया लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया। अलवरगेट थाना अंतर्गत रहने वाले नीरज उर्फ छोटा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया। आरोपी की उम्र 24 वर्ष है, जिसे पूछताछ की जा रही है और भी खुलासे हो सकते हैं। देखिए, मोबाइल लूट का आरोपी है जो हमने गिरफ्तार किया। घटनाक्रम कुछ इस तरीके से था कि 27/8 को जो परिवादी हैं वो बस स्टैंड से शांतिपुरा की तरफ जा रहे थे। उस दौरान चौपाटी के पास मॉर्निंग में लगभग 6 AM था। उस समय किसी स्कूटी पर चलते हुए अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल जो उसके हाथ में था उसको छीन करके ले गया। इसी को लेकर के ये जो आरोपी है इसको हमने राउंड अप किया, पूछताछ की और पूछताछ के बाद इसको गिरफ्तार किया। जो लूट में मोबाइल गया था उसको हमने बरामद किया। आरोपी का नाम है नीरज उर्फ छोटा, पुत्र नेमीचंद मेघवाल, उम्र 24 साल है, जवाहर जादूगर सेंट थॉमस स्कूल के पास पुलिस थाना अलवरगेट का निवासी। इससे अन्य घटनाओं को लेकर के पूछताछ जारी है कि अन्य कोई वारदातों में ये शरीक है। परिवादी है रामभजन पुत्र मोहन सिंह कुशवाहा 27 साल और ये शांतिपुरा कृष्णगंज के रहने वाले। घटना चौपाटी के पास हुई। उसको लेकर लगातार आरोपी से पूछताछ जारी है कि अन्य किन घटनाओं में इसका ये शरीक रहा है। वहीं नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कृष्णगंज थाना अंतर्गत परिवादिया द्वारा उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में दी गई शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ईदगाह कॉलोनी गली नंबर 1 निवासी कमर कुरैशी पुत्र अब्दुल रशीद उम्र 20 साल को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि परिवादिया की नाबालिग बेटी के साथ आरोपी कमर कुरैशी लगातार दुष्कर्म कर रहा था, जिसका पता चलने पर उसके खिलाफ प्रार्थिया के परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट पर जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में CO नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी है जिसको पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी है कमल कुरैशी पुत्र अब्दुल रशीद, मुसलमान, उम्र 20 साल, निवासी नंबर 1 गली ईदगाह कॉलोनी थाना कृष्णगंज। परिवादी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें बताया गया था कि मेरी बेटी के साथ इसका इस तरीके से कुछ चक्कर चल रहा था और लगातार ये उसका पीछा कर रहा था। पीछे के गेट से इसने उसको बरगला लिया था और मकान का जो पीछे का गेट है वो उसका गेट का कमरा गेट का कुंडी खोल करके उसके द्वारा लगातार रोज़ रात को आया जाता था और इस तरीके के जो गलत कृत्य वो किया जा रहा था। इसको लेकर के उन्होंने एक थाना कृष्णगंज पर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर हमने आरोपी की तलाश की है और उसको राउंड अप किया है, उसको गिरफ्तार किया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।